जेठानी की तो बड़ी ऐश है। मैं मंदिर से आ गई। अरे सजल तो इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रहा है? और तनु और शिवाली भी अभी सोकर नहीं उठी है क्या? माँ, तनु की रात से तबीयत बहुत खराब है, उसे वॉमिटिंग और चक्कर आ रहा है। शायद शिवाली भी अभी तक उठी नहीं है, इसके लिए मैं नींबू पानी बना रहा हूँ, उसे पीकर शायद थोड़ा अच्छा लगे। अरे तू ऋचा से कह देता, इतना काम तो वो भी कर देती। इतने में ऋचा पीछे से आती है। माँ मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ, कोई काम था क्या? आज तनु की तबीयत सही नहीं है और देख तेरा भाई उसके लिए नींबू पानी बना रहा है, उसे रात से वोमिटिंग हो रही है। इतना काम तो तुम भी कर सकती हो। और ये शिवाली अभी सोकर नहीं उठी है, आंख खुलते ही ऑफिस के लिए भाग जाएगी। माँ मैं जरूर कर देती, पर मेरे पार्लर पर ना मॉर्निंग में क्लाइंट आ गए हैं, उन्हें जल्दी से तैयार करना होगा क्योंकि उन्हें पार्टी में जाना है। वैसे आज नाश्ते में तो कुछ होगा नहीं तो मैं बाहर ही कर लूंगी। माया एक फूड पैकेट आगे बढ़ाते हुए ऋचा से कहती है, इसमें कुछ जलेबी और कचौड़ियां हैं जो मैं राज स्वीट से ले आई थी। आज नाश्ता नहीं बनाए तो यही खाकर काम चलाना पड़ेगा। ऋचा वो फूड पैकेट लेकर किचन में चली जाती है। इतने में छोटी बहू शिवाली नहाकर किचन में आती है। आज तो लगता है भाभी जी ने नाश्ते में जलेबी और कचौड़ियां बनाई हैं। इसकी खुशबू से पूरा घर महक रहा है। क्या खुशबू है। ये जलेबी और कचौड़ियां भाभी ने नहीं बनाई, बल्कि माँ राज स्वीट से लेकर आई हैं। क्या आपको पता है तनु भाभी की तबीयत सही नहीं है, उन्हें रात से वॉमिटिंग हो रही है? नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी अभी अपने रूम से बाहर आई हूँ। इतने में शुभम और राजू भी डाइनिंग एरिया में आ गए। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगे। तभी बड़ी बहू बीमार और परेशान फेस लेकर वहां डाइनिंग एरिया में आती है। क्या हुआ बहू, आज तुम इतना लेट उठी हो? तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा है, क्या कोई परेशानी है बेटा? सजल के पापा, तनु रात से परेशान है। अरे बेटा तुमने मुझे बताया भी नहीं, रात में जब परेशान थी एक बार मुझे बुला लेना चाहिए था। हाँ भाभी, आप मुझे बोल देती, मैं आपकी देखभाल कर लेती। ये सुनकर तनु मन में सोचने लगी, मेरे घर के लोग कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अब जब इन्हें पता चलेगा मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ तो ये सब बहुत खुश हो जाएंगे। माँ जी और पापा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ बोलो बहू, क्या कहना है? वो माँ जी, मैं ये कह रही थी कि आप और पापा जी दोबारा से दादी दादा बनने वाले हैं। ये सुनकर पूरी फैमिली में खुशी की लहर फैल गई। सबके फेस पर स्माइल थी, खासकर सजल, वो सबसे ज्यादा खुश हो गया था। मतलब मैं दोबारा से चाचा बनने वाला हूँ? ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है। भाभी आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मैं फिर से बुआ बन जाऊंगी। आज तो ऑफिस में मैं सबको बताऊंगी मैं चाची बनने वाली हूँ। हाँ चुप हो जाओ सब लोग, अभी बीच पड़ा नहीं, सबको बताने चले। नजर लग जाएगी, जब तक 6 महीने नहीं हो जाते बात घर से बाहर नहीं जाएगी। माया एकदम सही कह रही है, अभी से किसी को नहीं बताना है। सारे लोग माया की बात पर सहमति जताते हैं। तन्नू तू भी थोड़ा कुछ खा ले बेटा, खाली पेट और उल्टी आएंगी। माँ जी कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा है, जब मन होगा तो मैं खुद ले लूंगी। माँ जी 9 बजने वाले हैं, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। मेरा क्लाइंट मेरी वेट कर रहा होगा, वैसे भी मैं लेट हो गई हूँ। सारे लोग एक एक करके अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम के वक्त माँ, तनु ने सुबह से कुछ खाया कि नहीं? नहीं बेटा, मैंने तो कई बार पूछा पर उसने तो खाने के लिए मना कर दिया। ऐसा कर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर आ, फ्रेश फ्रूट खाकर उसका मन अच्छा हो जाएगा। ठीक है माँ, मैं उसके लिए फ्रूट ले आता हूँ। उतने में ऋचा वहां आती है। भाई अब मार्केट जा रहे हैं ना, तो आते वक्त मेरे लिए मौसमी का जूस ले आना। आजकल मेरी स्किन ना बहुत ड्राई हो रही है, जूस पीने से थोड़ा ग्लो आ जाएगा। ठीक है, आते वक्त ले आऊंगा। रात के वक्त ऋचा और शिवाली लॉबी में बैठकर सजल के लाए हुए फ्रूट्स की फ्रूट चाट बनाकर खा रही थी और हंस रही थी। इतने में सजल वहां आया। तुम लोग फ्रूट चाट खा रहे हो? तनु को भी दे देते, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। भैया मैंने उनसे पूछा था लेकिन उन्होंने मना कर दिया, बोला मेरा फ्रूट खाने का मन नहीं है। फ्रूट्स खाने का मन नहीं था, हो सकता है वो फ्रूट चाट खा ले, इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता है, मन अच्छा हो जाएगा। भैया अगर हम लोगों ने फ्रूट्स खा लिए वो आपको अच्छा नहीं लगा क्या? वैसे भी भाभी फ्रूट्स नहीं खाती तो ये सड़ ही जाते। भाई भाभी का इतना ख्याल रखते हो, थोड़ा बहन के बारे में भी सोच लिया करो। पूरा दिन पार्लर में काम करके कितना थक जाती हूँ।
सजल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ऋचा और शिवाली फ्रूट चाट खाते हुए हंसती हैं। कुछ दिन बाद शिवाली हॉल में बैठे सभी लोगों को बताती है, आप लोगों को पता ही है, मेरी कंपनी एक टूरिस्ट कंपनी है और मेरी कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज के लिए एक ऑफर निकाला है। सारे एम्प्लॉयज अपनी फुल फैमिली के साथ 4 धाम यात्रा मात्र पर पर्सन 1000 रुपीज में कर सकते हैं। आई थिंक हम सबको इस ऑफर का लाभ उठाकर 4 धाम यात्रा के लिए चलना चाहिए। शिवाली, आज तूने मन खुश कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात बताई है। हम सब 4 धाम यात्रा के लिए एक साथ चलेंगे। ये सुनकर फैमिली के सारे लोग खुश हो गए, लेकिन सोफे के एक कोने पर बैठा सजल उदास था। उसे अपनी प्रेग्नेंट वाइफ तनु की चिंता थी। आप सब लोग 4 धाम यात्रा चले जाएंगे तो तनु का ख्याल कौन रखेगा? मेरे ऑफिस में इतना काम होता है कि मुझे घर पर आते आते रात हो जाती है। उसकी भी तबीयत सही नहीं चल रही, उसकी डिलीवरी का वक्त भी पास में आ गया है। ऐसा करिए माँ, आप 4 धाम यात्रा के लिए फिर कभी चली जाना। अरे बेटा, हमारी उम्र हो गई है और ऐसा मौका रोज रोज नहीं मिलता। मेरे हाथ पैर भी नहीं चलते जो मैं अकेले तनु का अच्छे से ख्याल रख पाऊंगी। ऋचा, तू रुक जा। वैसे भी तुम कहती रहती हो मेरे पार्लर में बहुत काम है। तू अपना काम छोड़कर कहाँ 4 धाम यात्रा के लिए जाएगी? भैया, पार्लर का काम करते करते बोर हो गई हूँ। अब जब घूमने का मौका आया है तो ये मौका नहीं छोड़ सकती ना। प्लीज मुझे रुकने के लिए मत कहिए। भैया, मैं तो रुक जाती, पर मेरी जॉब है। मैं अपनी फैमिली के साथ और बहुत सारे लोगों को इस 4 धाम यात्रा के लिए ले जा रही हूँ। अगर मैं रुक गई तो मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी ना। अब सब 4 धाम यात्रा जाइए, तनु का ख्याल मैं रख लूंगा। अरे सजल, तू चिंता क्यों करता है? मैं तनु के लिए एक मेड रख जाती हूँ जो तनु का पूरा ख्याल रखेगी। सजल बिना कुछ बोले अपने रूम में चला जाता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। अगर कोई घर पर रुकना नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, मेरी तबीयत सही है और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। तुम्हारी तबीयत कितनी सही है तुम्हारा फेस बता रहा है। कुछ खाती हो नहीं, फेस बिल्कुल पीला पड़ गया है। क्या तुमने सुबह से कुछ खाया? क्या करूं, खाना खाने का मन ही नहीं करता। तुम्हारा जो खाने का मन हो मुझे बताओ, मैं ला कर दूंगा। अगर मुझे बनाना भी पड़ेगा तो मैं बना दूंगा। मेरा ना मोमोज खाने का मन हो रहा है, वो भी तीखी तीखी चटनी के साथ। ठीक है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ देर बाद सजल मोमोज लेकर आता है। तभी शिवाली को मोमोज की चटनी की खुशबू लगती है और वो रूम से किचन में आती है, जहाँ सजल तनु के लिए प्लेट में मोमोज लगा रहा था। भैया, मोमोज लाए आप? मेरा ना कब से मोमोज खाने का दिल कर रहा था। मैं इसमें से कुछ मोमोज खा सकती हूँ क्या? तुम 2-4 मोमोज ले सकती हो। मैं तनु के लिए लेकर आया हूँ, उसका मोमोज खाने का मन कर रहा है। इस टाइम पर जो भी मन करे उसे खिलाना चाहिए। शिवाली ने 12 मोमोज में से 6 मोमोज अपनी प्लेट में रख लिए और ढेर सारी चटनी लेकर लॉबी की तरफ गई। तभी ऋचा भी पीछे से किचन में आ गई। मैं तो 4 धाम यात्रा के लिए कपड़े पैक कर रही थी और यहाँ देखो मोमोज खाए जा रहे हैं। भैया, मुझे भी मोमोज चाहिए। मैं इस प्लेट से मोमोज ले सकती हूँ ना? हाँ, मैं तनु के लिए लाया था, उसमें सिर्फ अब 6 मोमोज है। 2 मोमोज ले जाओ, लेकिन बाकी के तुम शिवाली के प्लेट से ले लो। रहने दो भैया, बस 2 मोमोज मैं बाहर जाकर ही खा लूंगी। आजकल आपको एक ही इंसान का ख्याल रहता है ना, जैसे बाकी लोग तो घर में रहते ही नहीं। कुछ दिन बाद घर के सारे लोग 4 धाम यात्रा पर चले गए और घर में अकेले सजल और तनु रह गए थे। मेड सुबह शाम आती, घर के सारे काम निपटाकर चली जाती। पूरा दिन सजल ऑफिस में रहता, देर शाम में आता। तनु अकेले घर में परेशान होती रहती। सुबह से सिर में दर्द हो रहा है, मेड भी नहीं आई। अपने लिए कड़क चाय बना लेती हूँ। तनु चाय बनाने गई, लेकिन गैस जलने से पहले ही वो जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। पूरा दिन वो किचन में बेहोश पड़ी रही। शाम को सजल आया। तनु, क्या हो गया तुम्हें? उठो तनु, उठो। डॉक्टर साहब, तनु अब कैसी है? वो और हमारा बच्चा सुरक्षित तो है ना? हाँ, उसकी बॉडी में बहुत वीकनेस है, शायद इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। उसका डिलीवरी टाइम भी आ गया है, तो आपको उसका खास ख्याल रखना होगा। ठीक है डॉक्टर साहब। हेलो पापा, आज तनु किचन में बेहोश हो गई थी, उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि उसका डिलीवरी का टाइम भी नजदीक आ गया है। क्या कोई घर पर वापस नहीं आ सकता? बेटा, इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता, तो अपनी माँ से पूछ ले। बेटा, अब यात्रा के बीच में से तो कोई वापस नहीं आ सकता ना, लेकिन मैं मेड से फोन कर दूंगी। जब तक तो ऑफिस से वापस नहीं आएगा तब तक वो तनु के पास ही रहेगी। बस ठीक है माँ,
सजल तनु के साथ घर आता है। डॉक्टर ने कहा है कि अब तुम बेड रेस्ट पर रहोगी। अब तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगी तनु। ठीक है। कुछ समय बाद सारे लोग चारधाम यात्रा से वापस आ जाते हैं और तनु की डिलीवरी का दिन भी आ जाता है। माया जी अब दादी बन गई, आपको पोता हुआ है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं चाचा बन गया। आज तो मैं पूरे स्टाफ को मिठाई बांटूंगी, मैं बुआ बन गई। डिलीवरी के 15 दिन बाद तनु का बच्चा रो रहा था और वो परेशान थी। भाभी, बेबी क्यों रो रहा है? बेबी बहुत रो रहा है, आप इसे खिला लीजिए ना, मेरी बॉडी में बहुत पेन है। भाभी, कल मेरी प्रेजेंटेशन है, मुझे जल्दी सोना पड़ेगा ताकि सुबह टाइम पर उठ पाऊं। कुछ देर बाद भाभी, बेबी काफी देर से चुप नहीं हो रहा है, मैं अपने क्लाइंट से बात कर रही हूँ, बहुत आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है। रिचा, तुम इसे बाहर खिला लाओ ना, मुझे दर्द हो रहा है, वरना मैं ही चुप करा देती। भाभी आई एम सॉरी, मैं ऑलरेडी बहुत टायर्ड हूँ और अभी क्लाइंट से बात भी तो चल रही है। अगली सुबह सजल और तनु अपने दोनों बच्चों के साथ अपना बैग तैयार करके घर से जाने लगे। तभी माया ने देखा। सजल, अभी तनु की डिलीवरी के 15 दिन नहीं हुए, तुम सब कहाँ जा रहे हो? मैंने सोचा तनु की प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद पूरा फैमिली उसका ख्याल रखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे। अरे सजल, कैसी बात करता है तू? सब तो तनु और उसके बच्चे का ख्याल रखते हैं। मम्मी जी, पापा जी, आप बड़े हैं, इसलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन ये 9 महीने मैंने कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अब मैं सजल के साथ दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हूँ। एक दिन की बात है जब हरि किशन की बड़ी बेटी सुबह सुबह गुस्से में लाल होकर चिल्लाती हुई आई। पापा, पापा कहाँ हो आप? अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा है सुबह सुबह? पापा, कितनी बार मैंने आपको बोला है कि मेरी गाड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अरे बेटी, वो सुबह सुबह मानसी को कॉलेज के लिए देर हो रही थी और दूसरी गाड़ी में पंचर हो गया था, बस इसीलिए मैंने ही उसे बोल दिया कि वो तुम्हारी गाड़ी ले जाए। अरे वाह, अब बताओ मैं कैसे जाऊं? बेटा, कैब कर लो। कैब? और मैं मतलब सिमरन शर्मा अब कैब से जाएगी? ओ प्लीज पापा, आप ये सोच भी कैसे सकते हैं? देखिए, आज के बाद मेरी गाड़ी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं, मतलब कोई भी नहीं। सिमरन गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। सिमरन के गुस्से से हर कोई डरता था, उसकी बहन, घर के नौकर और यहाँ तक कि उसके पापा भी। सिमरन को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिल पाया था और इसीलिए शायद वो हमेशा इतनी गुस्से में चिड़चिड़ी सी रहती थी। वो किसी भी चीज़ की जिद कर बैठती थी और अगर वो चीज़ उसे नहीं मिल पाती तो सबका जीना हराम कर देती। सिमरन के पापा को सिमरन की बड़ी ही चिंता रहती थी कि आखिर वो अपने ससुराल में कैसे एडजस्ट करेगी। एक दिन की बात है जब हरि किशन गाड़ी से कहीं जा रहा था और अचानक उसके सामने एक स्कूटर वाला आ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? हरि किशन गाड़ी से बाहर निकलकर देखता है तो सड़क पर एक लड़का पैर पकड़कर बैठा था। हरि किशन उस लड़के से माफ़ी मांगने लगता है। अरे कोई बात नहीं अंकल, आपने जानबूझकर थोड़ी ना किया ये। बेटा, ये तो तुम हो जो ऐसा बोल रहे हो, वरना कोई और होता तो बस जाने क्या कर देता। खैर, मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हरि किशन उस लड़के को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और फिर उसे उसके घर छोड़ने जाता है। जब राहुल के माँ बाप, उसकी बहन पायल और भाई महेश उसे ऐसे देखते हैं तो एकदम घबरा जाते हैं। हाय मेरा बच्चा, ये क्या हो गया तुझे? कैसे लग गई तुझको? देखिए, ये मेरी गलती है। राहुल दरअसल मेरी गाड़ी से टकरा गया था और तभी उसको इतनी चोट लग गई। अरे आप तो बड़े भले आदमी हो जो इसे डॉक्टर के पास लेकर गए और फिर घर तक छोड़ने आए हो, वरना कोई और होता तो ऐसे ही छोड़कर भाग जाता। अब आइए, बैठिए। सब लोग बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं। सच में भले लोग हो आप, और मुझे अब समझ में आया कि राहुल में इतने अच्छे संस्कार कहाँ से आए। अगर किसी के माँ बाप इतने अच्छे हैं तो बच्चे तो होंगे ही। आपके घर आकर बड़ा ही अच्छा लगा। मुझे लग ही नहीं रहा कि किसी अजनबी के घर आया हूँ। सब अपने अपने से लग रहा है, और सच में जो अपनापन आपके घर में है वो काश दुनिया के हर घर में होता। अरे ये तो बस आपस का प्यार है और कुछ नहीं, इसके अलावा हमारे पास है ही क्या। आपके पास जो दौलत है ना वो हर किसी के पास नहीं होती। खैर, अब मैं चलता हूँ, यहाँ बैठकर वक्त का पता ही नहीं चला। पर दोबारा आप ज़रूर आइएगा, आपसे मिलकर हमें भी बहुत अच्छा लगा। जी ज़रूर। हरि किशन घर वापस आता है, पर बार बार उसे उन लोगों का ही ख्याल आ रहा था।
इतना प्यार, इतना अपनापन और सुकून उसने कहीं नहीं देखा था। उसे वो लोग और राहुल सब इतने अच्छे लगते हैं कि वो अपनी बड़ी बेटी सिमरन की शादी उस घर में करने की सोचने लगता है। वो इस बारे में अपनी छोटी बेटी मानसी से बात करता है। पापा, आप दीदी की शादी ऐसे घर में करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? आपको पता है ना उनकी शौक और उनके रहने का तरीका। हाँ, पर एक बार बात करने में हर्ज क्या है। अगले दिन हरि किशन अपने सिमरन का रिश्ता लेकर उनके घर जाता है। वो लोग तो ये बात सुनकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं। आप इतने बड़े आदमी आखिर हमारे घर के लिए राजी कैसे हो गए? आप जैसा घर मैंने कहीं नहीं देखा। यहाँ बेशक वो सुविधाएं नहीं, पर बिन माँ की बच्ची को जो प्यार यहाँ मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। आप इस रिश्ते के लिए हाँ कर दीजिए और अपना लीजिए मेरी सिमरन को। सब लोग इस रिश्ते से बड़े ही खुश हो जाते हैं, पर जब सिमरन को पता चलता है कि उसके पापा उसकी बिना मर्जी के उसका रिश्ता तय करके आए हैं, तो वो हर चीज़ गुस्से में तोड़ने फोड़ने लगती है। मैं ये शादी हरगिज़ नहीं करूँगी पापा, आप चाहे जो कर लो। कैसे भी करके सिमरन शादी के लिए हाँ ही नहीं भर रही थी। उसके पापा और उसकी बहन इस बात से बड़े ही परेशान थे। सिमरन की जिद के आगे किसी की नहीं चल रही थी और आखिरकार हरि किशन को सिमरन की बात माननी ही पड़ी। वो उदास मन से राहुल के घर बात करने के लिए निकल पड़े, पर उनका ध्यान कहीं और था, जिसकी वजह से उनका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया। जब हॉस्पिटल से सिमरन के पास फ़ोन आया तो दोनों बहनें रोती हुई वहाँ हॉस्पिटल भागी। पापा, पापा, ये आपको क्या हो गया? बेटा, अब मैं ज़्यादा समय का मेहमान नहीं हूँ, मेरे पास वक्त नहीं बचा। मैं बस जाते जाते इतना कहना चाहता हूँ कि तू राहुल से शादी कर लेना, तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी, बाकी तेरी इच्छा। इतना कहते ही हरि किशन दम तोड़ देता है। उसकी दोनों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जब राहुल के घर वालों को हरि किशन के बारे में पता चलता है तो उनको यकीन ही नहीं होता। हे भगवान, ये क्या हो गया? यकीन नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं। बेचारी बच्चियां कैसे रह पाएंगी? मैं कल उनको फ़ोन करूँगा, उनका हाल चाल पूछूंगा। सिमरन अपने कमरे में बैठी बस अपने पापा की बोली आखिरी इच्छा को याद कर रही थी। बार बार वो बात उसके दिमाग में आ रही थी। मानसी, मैंने फैसला ले लिया है, मैं पापा की आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगी। आखिर पापा ने मेरे लिए कोई ख़राब रिश्ता तो देखा नहीं होगा। मुझे पता है उन्होंने मेरे लिए दुनिया का सबसे अच्छा लड़का और घर पसंद किया होगा। जो भी उन्होंने पसंद किया होगा उसमें तुम्हारा अच्छा ही होगा दीदी, ये तुमने एकदम सही फैसला लिया है। जब अगले दिन राहुल के बाबूजी का फ़ोन आता है तो मानसी उनको अपने पापा की आखिरी इच्छा के बारे में बताती है। इतना दुख का माहौल होता है, इसलिए सिमरन एकदम सादे तरीके से शादी करने के लिए सोचती है और सब उसकी बात मान लेते हैं। एक मंदिर में राहुल और सिमरन की शादी हो जाती है। शादी करके अब सिमरन पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो पुराने से घर को देखकर उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। पापा ने मेरे लिए इस घर में रिश्ता तय किया था। मैंने तो सोचा था कोई बहुत रईस लोग होंगे, पर ये तो एकदम फटीचर निकले। आखिर ऐसी जगह क्या सोचकर उन्होंने मेरा रिश्ता तय किया था? वो तो जानते थे कि मैं कैसे पली बड़ी हूं, फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? सिमरन के मन में हजारों सवाल चल रहे थे, पर वो एकदम चुप रहती है। वो अपने ससुराल में बड़े दुखी मन से कदम रखती है, पर सब उसका स्वागत बड़े ही प्यार से करते हैं। जब सिमरन अपने कमरे में जाती है तो गर्मी से उसका बुरा हाल हो जाता है। जल्दी से एसी चलाओ ना, गर्मी से मैं पसीने पसीने हो गई हूँ। एसी? हमारे घर में तो एसी नहीं है, यहाँ बस कूलर है। एसी नहीं है? क्या बोल रहे हो तुम? सिमरन आखिर कैसे रहेगी ऐसे घर में, और वो भी बिना एसी के? पापा, क्यों पापा आपने मेरी शादी ऐसे घर में तय की जहां एसी तक नहीं है? सिमरन अपनी किस्मत को कोसने लगती है और रोते रोते सो जाती है। जब सुबह होती है तब पूरा घर उठ चुका था, पर सिमरन अभी तक सो रही थी। सिमरन की ननद पायल उसे उठाने आती है। भाभी, भाभी देखो सब उठ गए हैं। आज आपकी मुंह दिखाई है ना, और आप अभी तक सो रही हैं, उठिए। उफ, क्या दिक्कत है तुम सबको? चैन से सोने क्यों नहीं देते मुझे? एक तो इस गर्मी की वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाई, और अब तुम इतनी सुबह सुबह मुझे उठाने आ गई। भाभी, वो माँ ने बोला था मुझे आपको उठाने के लिए। सब औरतें आपकी मुंह दिखाई करने के लिए आने वाली है ना, तो बस आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए। ठीक है, जाओ अभी। सिमरन जब तैयार होने के लिए कपड़े ढूंढती है तो उसे एक भी ढंग की साड़ी नहीं दिखती। ये सब क्या बेकार के सस्ते कपड़े, अब मैं क्या ऐसे कपड़े पहनूंगी? ये कहाँ मुझे गरीबों के घर भेज दिया पापा ने। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। तैयार होने के लिए कपड़े कहाँ है?
ये पहनूंगी क्या अब मैं? इतने बेकार कपड़े? मुझे आज ही नए और मेरी पसंद के कपड़े चाहिए। तुम अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। राहुल अपना क्रेडिट कार्ड सिमरन को दे देता है। सिमरन जैसे तैसे बड़ी मुश्किलों से तैयार होकर बाहर आती है। अरे बहू, आ गई तुम? बहुत ही सुंदर लग रही हो। आओ आओ, हमारे पास बैठो। सिमरन सबके साथ बैठ जाती है। सब उसकी मुंह दिखाई करते हैं और फिर उसकी सास उसे पहली रसोई के लिए कहती है, पर सिमरन को तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अब क्या इन लोगों के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा? भगवान, कहाँ फंस गई मैं। मुझे जल्द से जल्द इन सब जंजाल से निकलना होगा। मैं अब ऐसे ऐसे काम करूंगी ना कि ये लोग खुद मुझे मेरे घर भेज देंगे। सिमरन रसोई में जाती है और सबके लिए खीर बनाने लगती है। सिमरन खीर में डालने के लिए शक्कर का डब्बा उठाती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है और वो उसे रख कर नमक का डब्बा उठा लेती है। अभी खिलाती हूँ इनको खीर। बड़ा शौक है ना नई बहू से काम करवाने का। हे भगवान, ये भाभी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे सबको जाकर बताना होगा। पायल जल्दी से बाहर जाकर अपनी माँ को बताती है कि सिमरन खीर में जानकर नमक डाल रही है। जब सिमरन नमक वाली खीर सबके लिए लेकर आती है तो सब उस खीर को चुपचाप निगल लेते हैं। कोई कुछ भी नहीं कहता उसे। अब शाम को सिमरन शॉपिंग के लिए निकल पड़ती है। वहाँ वो सीधा 25,000 की साड़ी खरीद लेती है। उसके अलावा भी न जाने वो क्या क्या खरीद लेती है। कुछ दिन बाद जब राहुल का क्रेडिट कार्ड का बिल आता है तो उसकी टेंशन से हालत खराब हो जाती है। माँ, ये तो मेरी सैलरी से भी ज़्यादा का बिल है, बताओ मैं क्या करूँ? बेटा, उसे हमेशा महंगे कपड़े पहनने की आदत है। उसे क्या पता अब कि तुम इतना कमाते ही नहीं हो। जब उसे पता चल जाएगा तो वो उस हिसाब से खर्च करेगी। पर माँ, मेरा तो सारा हिसाब बिगड़ गया ना। राहुल परेशान होकर वहाँ से चला जाता है। बेचारा उदास होकर अपने कमरे में बैठा था। तभी सिमरन उससे पूछती है, तुम आज ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही काम को लेकर परेशान था। काम को लेकर? अच्छा, काम से याद आया, तुम्हारी सैलरी कितनी है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कितना कमाते हो। मेरी सैलरी 20,000 रुपये महीना है। 20,000 रुपये? बस? इतने से पैसों में तुम आखिर कैसे अपने शौक पूरे करते हो? शौक? हम मिडिल क्लास लोगों के कोई शौक नहीं होते। 10,000 मैं माँ को देता हूँ, 5,000 बैंक में जमा करता हूँ, 3,000 पेट्रोल के लग जाते हैं, बचते हैं 2,000, पर वो भी कहीं ना कहीं लग जाते हैं, कुछ बच नहीं पाता। मैंने तो इसके कार्ड से 50,000 की शॉपिंग कर ली थी। खैर, मुझे क्या लेना देना, जब परेशान होगा तभी तो मुझे यहाँ से जाने को मिलेगा। सिमरन हर दिन कुछ न कुछ नया ड्रामा करती रहती। उसे लगता है कि सब उसकी इस बात से अनजान है कि वो ये सब जान कर रही है। हर कोई सिमरन की हरकतों से वाकिफ होता है, पर कोई उसे कुछ भी नहीं कहता। एक दिन तो सिमरन हद ही पार कर देती है। जब पायल अपने बाबूजी को दवाई देने जा रही थी तभी सिमरन आकर उससे कहती है, ये तुम किसकी दवाई लेकर जा रही हो? बाबूजी की, उनको हाई बीपी रहता है ना। अब मैं उनके ही कमरे में जा रही हूँ, मुझे दे दो, मैं दे देती हूँ उनको दवाई। सिमरन अपने ससुर को डबल डोज दे देती है, जिसकी वजह से उसके ससुर की हालत खराब हो जाती है। वो पसीने पसीने हो जाते हैं और अचानक ज़मीन पर गिर जाते हैं। सब लोग उनको फटाफट हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर सबको बताता है, इन्होंने दवाई की ज़्यादा डोज ले ली है, इनका बीपी इसलिए इतना ज़्यादा बढ़ गया है। शुक्र है कि आप इन्हें वक्त पर ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? माँ प्लीज़ आप रो मत, अब बाबूजी एकदम ठीक है ना, अब बस आप उनका अच्छे से ध्यान रखना। अच्छे से ध्यान नहीं, बस अपनी बहू से दूर रखना, वही काफ़ी है। ये तुम क्या बोल रही हो पायल? अपनी भाभी के लिए तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? तो क्या बोलो फिर? माँ को उस लड़की की हर हरकत पता है, फिर भी जब देखो उसे बचाने में लगी रहती। पहले दिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा उसे शक्कर के डब्बे को रखकर नमक डालते हुए, पर माँ ने सबको वो नमक वाली खीर जबरदस्ती खिलाई। चलो ये तो फिर भी छोटी चीज थी, पर उसने 50,000 की शॉपिंग कर ली, जिसमें कि भैया की सैलरी ही 20,000 है। माँ ने मेरी शादी की FD तोड़वा दी, पर भाभी को कुछ नहीं बोला। अरे चलो वो भी जाने दो, पर अब तो उसने हद ही कर दी। मैंने खुद उसको बाबूजी की दवाई दी थी, उनको ले जाकर दे देती। आखिर बाबूजी ने डबल डोज कैसे खा ली? उसने मारने की कोशिश की मेरे बाबूजी को। कितनी घटिया औरत है वो। पायल, खबरदार, जो ऐसे शब्द अपनी भाभी के लिए दोबारा इस्तेमाल किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पर माँ पायल गलत क्या बोल रही है? उसने इतनी बड़ी हरकत की है और आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। हाँ, कर रही हूँ मैं तरफदारी, क्योंकि मैं समझती हूँ उसका दर्द।
बचपन में अपनी माँ को खो दिया। उसने तो कभी देखा ही नहीं कि माँ कैसी होती है, भरा पूरा परिवार कैसा होता है। बेचारी बिन माँ की बच्ची आखिर चिड़चिड़ी नहीं होगी तो क्या होगी। ऊपर से उसके बाबूजी ने उसकी शादी उसकी बिना मर्जी के ऐसे मिडिल क्लास घर में कर दी। उसको यहाँ क्या ही मिल रहा है, फिर भी वो रह रही है ना। उसे प्यार की ज़रूरत है बस। देखना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। उन सब की बातें बाहर खड़ी सिमरन सुन रही थी और उसके साथ उसकी बहन मानसी भी। सिमरन उन सब की बातें सुनकर एकदम हैरान हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर कोई परिवार ऐसा भी हो सकता है, कोई ससुराल ऐसा भी हो सकता है। क्या सोच रही हो दीदी? हमेशा ये बोलती हो ना, आखिर पापा ने यहाँ क्या देखा? अब तो आपको जवाब मिल गया होगा दीदी। पापा ने आपके लिए वो देखा जो आपने अपनी लाइफ में हमेशा मिस किया, माँ का प्यार और ऐसा परिवार जो बहू को बेटी बनाकर रखता है। आप बस पैसों पर मरती रही और इतनी कीमती चीज़ पर ध्यान ही नहीं दिया जो आपको हर पल मिल रही है। सिमरन मानसी की एक एक बात चुपचाप सुनती रहती है। उसका सर शर्म से झुक जाता है और आंखों में पश्चाताप के आंसू होते हैं। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। राहुल के बाबूजी को भी इलाज के बाद डिस्चार्ज कर दिया जाता है। देख लो आपकी लाडली बहू बाबूजी को हॉस्पिटल देखने तक नहीं आई। बस कर पायल, अब घर चल। सब लोग बाबूजी को लेकर घर पहुंचते हैं। राहुल और महेश बाबूजी को उनके कमरे में लेकर जाते हैं तो वहां सिमरन पहले से ही खड़ी थी। कैसे हो बाबूजी आप? देखो माँ, मैंने बाबूजी का पूरा कमरा साफ कर दिया है और उनकी सारी दवाई यहाँ टेबल पर रख दी है। मैंने ठीक किया ना माँ? सिमरन के ऐसे बर्ताव को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। पायल को तो ऐसा लग रहा था जैसे सिमरन अपनी गलती को छुपाने के लिए अच्छे बनने का नाटक कर रही है। हम सब देख लेंगे, आप जाकर अपने कमरे में आराम करो। हाँ बहू, तुम आराम करो, थक गई होगी ना। पायल बेटी, जाकर रसोई में खाने का इंतज़ाम करो। पायल, तुम्हें रसोई में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने सब खाना बना दिया है। तुमने खाना बनाया? मजाक कर रही हो क्या? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने दाल चावल रोटी सब बनाया है। मुझे खाना बनाना नहीं आता ना, इसलिए मैंने मोबाइल में देखकर सब बना लिया। आप लोग चलो ना प्लीज़, खाकर बताओ कैसा खाना बनाया है। सिमरन सबको अपने हाथों से खाना परोसती है। वो एकदम ही बदल जाती है। रात को राहुल जब हॉस्पिटल के बिल का हिसाब लगा रहा था तो सिमरन उससे कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे इतने पैसे शॉपिंग में बर्बाद कर दिए। पर आज ही मैंने एक बहुत अच्छी नौकरी देखी है, पूरे 40,000 रुपये की। हम दोनों मिलकर कमाएंगे ना तो घर की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और हमारे शौक भी। आखिर तुमको अचानक क्या हो गया सिमरन? तुम ऐसी तो नहीं थी। हाँ, मुझे पता है, मैंने पहले सबके साथ बुराई किया है, पर अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब पहले वाली सिमरन नहीं हूँ, मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैंने ही बाबूजी को डबल डोज दे दी थी और सारे काम उल्टे करती थी ताकि तुम सब मुझसे परेशान होकर मुझे मेरे घर भेज दो। पर आज जब मुझे पता चला कि सब जानते हुए भी मुझे कोई कुछ नहीं कह रहा था तो उसी पल मुझे एहसास हो गया। ये तो बहुत अच्छा है ना सिमरन कि आखिरकार तुमने हम सबको अपना लिया। देखना, इस घर में तुम बहुत खुश रहोगी और तुम्हें हम सब बहुत प्यार देंगे। मैं जानती हूँ राहुल। उस दिन से सिमरन सबके साथ मिलजुल कर रहती है, नौकरी करके अपने पति का हाथ बटाती है और घर में मदद करके अपनी सास और ननद का। कुछ दिन में वो इस घर में इतनी घुल मिल जाती है कि उसे खुद भी एहसास नहीं हो पाता कि वो पहले कैसी थी। पूरा परिवार एक सुखी परिवार की तरह रहने लगता है और उस दिन सिमरन को अपने पापा के फैसले पर बहुत गर्व महसूस होता है।